शुरुआत होगी यहाँ पे कि लोकोमोशन क्या है और मूवमेंट क्या है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन चलेगा यहाँ पे लोकोमोशन और मूवमेंट का। मूवमेंट जहाँ पे आप अपना प्लेस डिस्प्लेस नहीं करते हैं, चेंज नहीं करते, उसको मूवमेंट कहा जाएगा। और लोकोमोशन में जहाँ पे आप अपना प्लेस क्या करते हैं, चेंज कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लोकोमोशन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स हैं, जैसे जो ये मूवमेंट है या लोकोमोशन है, ये एक सिग्निफिकेंट फीचर है लिविंग बीइंग का। अगर आप लिविंग हैं, कोई भी एनिमल या कोई भी ऑर्गेनिज्म प्लांट के सेंस में या एनिमल के सेंस में लिविंग है, तो वो क्या करेगा, मूवमेंट शो करेगा। जैसे सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द लिविंग बीइंग्स है स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जिसमें प्रोटोप्लाज्म का मूवमेंट होता है, वो भी मूवमेंट ही है, जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में परफॉर्म होता हुआ आपको दिखाई दे जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे आपको प्रोटोजोआ या अमीबा मिल जाएगा, ठीक है। अगर इसके अलावा बियॉन्ड द बाउंड्री जाके अगर हम आपसे बात करें तो मूवमेंट ऑफ द सीलिया जो कि पैरामीशिया में मिल जाएगा, फ्लैजिला आपको कहां में मिल जाएगा, यूलिना में, और टेंटिकल्स पाए जाते हैं। ये भी तो एक तरह का मूवमेंट ही है जो अदर इंसेक्ट्स में पाया जाता है। ह्यूमन के केस में अगर हम बात करें तो मूवमेंट कहां होता है, लिम्स में, जॉज में, आईलिड्स में, टंग्स में, एक्सेट्रा। कुछ चले ना चले, जबान तो बहुत चलती है तुम्हारी, है ना, तो ये उसी वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। दूसरा है लोकोमोशन। लोकोमोशन क्या होता है, जहां पे आप मूवमेंट का ही रिजल्ट होता है कि जिसमें एक चेंज आएगा, किसमें, प्लेस में। तो आप क्या करेंगे, अपने मूवमेंट के रिजल्टेंट में अपना प्लेस डिस्प्लेस कर देंगे, चेंज कर देंगे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको हम लोग लोकोमोशन कहने वाले हैं। और लोकोमोशन जब भी होता है ये एक तरह का वॉलंटरी एक्शन है। वॉलंटरी मतलब ये आपके इच्छा के अनुरूप हो रहा है, ये आपके कंट्रोल में है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे वॉकिंग है, रनिंग है, क्लाइंबिंग है, स्विमिंग है, एटसेट्रा एटसेट्रा एंड एटसेट्रा भी है, तो ये सब किसमें कंसिडर होंगे, लोकोमोशन में। तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे भैया, कि भैया लोकोमोशन जो है वो अलग है, किससे, मूवमेंट से अलग है। तो एनसीईआरटी एक बहुत ही प्यारी सी लाइन लिखती है यहाँ पे कि ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। जितने भी मूवमेंट हैं, जो भी आप, जिनको भी आप लोकोमोशन कह सकते हैं, सारे लोकोमोशन जो है वो मूवमेंट के ही पार्ट हैं, टाइप हैं। लेकिन कभी भी सारा मूवमेंट आपका लोकोमोशन नहीं होगा। यानी जिह्वा चल रही है बार बार, वो मूवमेंट तो है लेकिन वो लोकोमोशन तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वहां पे अपना प्लेस चेंज तो नहीं कर रहा है। जिह्वा जिस जगह पे स्थिर है वहीं पे पाई जाएगी। जबड़ा हिल रहा है, खाना खा रहे हैं, चबा रहे हैं, मूवमेंट तो है लेकिन वो लोकोमोशन तो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जब लोकोमोशन हो रहा है, जैसे मैं यहां से यहां पे प्लेस में डिस्प्लेस कर रहा हूं, तो ये लोकोमोशन है, तो ये मूवमेंट भी तो है, जहां पे वो चीजों में मूवमेंट हमको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पहले कर दिया कि ऑल मूवमेंट आर लोकोमोशन बट ऑल लोकोमोशन आर नॉट मूवमेंट, सत्यानाश, बेड़ा गर्क, ठीक है, टाइटैनिक हो जाएगा। चलिए, टाइप ऑफ मूवमेंट, अगर हम मूवमेंट की बात करें तो मूवमेंट कितने टाइप का होता है, 3 तरीके से जनरली आप देख सकते हैं यहाँ पे, अमीबॉयड मूवमेंट, सिलियरी मूवमेंट और मस्कुलर मूवमेंट। अमीबॉयड मूवमेंट जो कि अमीबा में देखने को मिलता है, सिलियरी मूवमेंट जो कि सीलिया में, फ्लैजिलर मूवमेंट आपको फ्लैजिला की हेल्प से पाया जाएगा तो मिलेगा आपको यूलिना में। अगर मस्कुलर मूवमेंट की बात करिए तो हम ह्यूमंस की बात करें, बार बार हम यहाँ पे रेफरेंस लेकर आएंगे, किसके लिए, ह्यूमंस के सेंस में लेकर आएंगे। तो ह्यूमन में टंग्स का, जॉ का, लिम्स मतलब हाथ और पैर, हाइंड लिम्ब, और यहाँ पे फोर लिम्ब। तो हाइंड लिम्ब और फोर लिम्ब का मूवमेंट क्या है, ये भी तो मूवमेंट है। मसल्स जो इन्वॉल्व होती हैं इनमें मूवमेंट के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है। मसल्स नहीं होगा तो मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि किसी चीज को उठाने में हैवी लोड्स वगैरह को सिर्फ बोन नहीं, बोन के अलावा जो उनकी मसल्स हैं उनका भी पाया जाना कंपलसरी है। मसल्स कौन सी इन्वॉल्व हो रही है बेटा, यहाँ पे मेसोडर्मल ओरिजिन है, यानी जो 3 तरह की जर्म लेयर आपको बताई गई थी, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म, उसमें से मेसोडर्म जो लेयर वाली जर्म लेयर है वो मसल्स बनाती है। और इस मसल्स की वजह से जो आपका ये पूरे बॉडी का वेट है, 40 to 50% जो बॉडी वेट है ह्यूमन का, वो मसल्स का बना हुआ है। इनकी प्रॉपर्टी क्या है बेटा, प्रॉपर्टी ये है कि एक्साइटेबिलिटी इनमें पाई जाती है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है, एक्सटेंसिबिलिटी होती है और इलास्टिसिटी होती है। ये सारे टर्म्स याद रख लीजिएगा, EEC के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। EEC वाली प्रॉपर्टी जो है मसल्स में पाई जाती है। कितने तरह की मसल्स हमारी हम ह्यूमन की बॉडी में पाई जाती है, ये भी आपको डिटेल में बताया जा चुका होगा, बताया जा चुका है, हमने खुद बताया है। स्केलेटल मसल्स, विसरल मसल और कार्डियक मसल। कार्डियक मसल जो हार्ट में पाई जाती है, इसके बारे में भी आप अच्छे से जानते हैं, आगे भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, लेकिन फिलहाल के लिए आगे बढ़ रहे हैं। स्केलेटल मसल क्या है, चलो क्योंकि स्केलेटन पढ़ रहे हैं तो स्केलेटल मसल के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में आपको दे देते हैं कि क्लोजली एसोसिएटेड विथ स्केलेटल कंपोनेंट्स, जो भी स्केलेटल कंपोनेंट है हमारी बॉडी में, बोन्स वगैरह एक्सेट्रा है, कार्टिलेज है, उनसे एसोसिएटेड होता है, उसको क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल कहते हैं। इनकी अपीयरेंस की बात करो तो अपीयरेंस में कहते हैं कि स्ट्राइप्ड अपीयरेंस, पट्टी, धारीदार लाइन बनती हुई दिखाई देती है अंडर द माइक्रोस्कोप। अगर माइक्रोस्कोप में देखिए तो एक धारी धारी पतली सी बनी हुई दिखाई देगी, जिसकी वजह से इसको हम लोग जानते हैं स्ट्रिएटेड मसल्स के नाम से भी, यानी इसको हम स्ट्रिएटेड मसल्स भी कहने वाले हैं। स्ट्रिएटेड है तो ये वॉलंटरी है, वॉलंटरी है मतलब आपके इच्छा के अनुरूप कार्य करेगी, आपके कंट्रोल में होकर काम करेगी। और अगर आपके कंट्रोल में है तो इसको वॉलंटरी मसल कहना गलत नहीं होगा। वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम, जिसकी वजह से इसको वॉलंटरी मसल्स के नाम से भी जानते हैं। इन्वॉल्व इन लोकोमोटरी एक्शन, इनका इन्वॉल्वमेंट कहां, इनका रोल कहां है, इनका रोल है आपके लोकोमोटरी एक्शंस में।
चल फिर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तैर रहे हैं, इसमें सब में क्या है, इन्हीं का इन्वॉल्वमेंट है। व्हाट अबाउट द विसरल मसल, कार्डियक मसल नहीं बताएंगे, कार्डियक मसल छोड़ के बच्चा हम आपको विसरल मसल तक बता के छोड़ेंगे, ठीक है। इनर वॉल ऑफ द हॉलो विसरल ऑर्गन, जो भी आपके विसरल ऑर्गन है, विसरा कहते हैं ना, पोस्टमार्टम के बाद विसरा सुरक्षित रख लिया गया। विसरा का मतलब क्या, वो जो इंटरनल ऑर्गन्स नहीं है उनको पोस्टमार्टम हुआ, चेक किया, अच्छा आपने जहर खाया था, जहर खा के मर गए, तो ओपन करेंगे, ओहो लीवर सेल में तो भैया जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसने बताया है कि डिटॉक्सिफाई कर रहे थे लेकिन हम कर नहीं पाए, छन्नी खराब हो गई हमारी, मर गया ससुरा, हम नहीं बचा पाएंगे। तो इस तरीके के जो आपके ऑर्गन्स हैं अंदर साइड में, इनर पार्ट में, इनको विसरल ऑर्गन कहते हैं, और इनको जब पोस्टमार्टम में निकाल के सुरक्षित रख लेते हैं तो कहते हैं विसरा। बाकी का जो बचा हुआ पार्ट होगा भूसा भर के सिल के आपको पकड़ा देंगे, ले जाइए क्या करिए, इनका क्रियाक्रम कर दीजिए, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में ये नाम आता है इनर वॉल ऑफ हॉलो विसरल ऑर्गन, जिसमें आपके कुछ नाम हम दे रहे हैं। एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कौन सी पाई जाएंगे, विसरल मसल्स पाई जाएंगी, यानी स्मूथ मसल पाई जाएगी। स्मूथ मसल है मतलब नॉन स्टेटेड है, मतलब इनवॉलंटरी है, मतलब ये आपकी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करेगी। भोजन ठूस लीजिए मुंह में, उसके बाद क्या करिए, निगल लीजिए। अब निगलने के बाद कहिए कि वहीं रुक जाओ, कहाँ रुक जाओ, गले में रुक जाओ, चाहे इसोफेगस में रुक जाओ, चाहे आपके स्टमक में रुक जाओ, नहीं रुकेगा। क्यों, क्योंकि ये इनवॉलंटरी मसल्स है। इनवॉलंटरी तो आपकी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करेगी, जैसे ही निगलेंगे आप, स्वलो करेंगे, उसके बाद तक आपका कंट्रोल था, उसके बाद आपका कंट्रोल नहीं है। एक हमारे ग्रंथों की बात ना करें तो बेहतर होगा, है ना। उसमें एक ठो है, भगवान जी वो क्या करते हैं, जहर पी लेते हैं, पीने के बाद क्या करते हैं, अरे तो गले में चला जाएगा तो फिर मर जाएंगे यार, कुछ और हो जाएगा, तो उन्होंने क्या किया, गले में रोक लिया। गले में एक इस मसल से जिसका नाम है स्मूथ मसल या इनवॉलंटरी मसल, जो आपके इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती लेकिन उनके इच्छा के अनुसार कार्य करती है ना। तो दैवीय शक्तियों के प्रकोप से बचिए, उनके बारे में ना बोलिए। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जैसे आप खाना खाते हैं, जिसकी बात थोड़ी देर पहले मैंने करी थी कि फूड खाएंगे, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्या करेगा, अपने आप सरकता हुआ नीचे चला जाएगा विद द मूवमेंट ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, तो उसमें ये इन सब का रोल नहीं है, ये आपके कंट्रोल में नहीं होगा। इसके अलावा जो गैमीट मूव करते हैं जेनेटिक ट्रैक्ट के थ्रू, मेल में या फीमेल में, दोनों में ही जो गैमीट का मूवमेंट हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ये मूव करते हुए जा रहे हैं, ये सब स्मूथ मसल की वजह से हो रहा है, जो कि आपके कंट्रोल में नहीं होंगे, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम में हमने आपको एक एक बोन काउंट करवाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक एक सिंगल बोन काउंट नहीं करवाएंगे। यहाँ पे हम आपको राउंड फिगर में बता देंगे कि एक्सियल में कितने होंगे और अपेंडिकुलर में कितने पाए जाएंगे, ठीक है। बाकी डिटेल में चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दी जाएगी, या फिर वापस से उसके बारे में एक अलग से लेक्चर बना दिया जाएगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म पे रिवीजन करना है, क्विक रिवीजन करना है, तो आपको थोड़ा सा एडवांस होना पड़ेगा, ठीक है। स्केलेटल मसल्स क्या है, ये फ्रेमवर्क हैं किसके लिए, बोन और कार्टिलेज के, कार्टिलेज या बोन के मिलकर बने होते हैं, और जब जब बोन और कार्टिलेज को एक साथ जोड़ा जाता है, कहते हैं कि ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की तरह काम करते हैं। अगर आपको याद हो, ब्लड याद हो, तो ब्लड को फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, लिक्विड के फॉर्म में, लेकिन ये क्या है, ये लिक्विड के फॉर्म में नहीं है, तो इसको क्या कह रहे हैं, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, जो कि बॉडी के एक पार्ट को, एक ऑर्गन को दूसरे पार्ट से क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। स्केलेटन में टोटल हमने आपसे बताया है, आपको पता भी होगा कि 206 हड्डियां पाई जाती हैं, 206 बोन होती हैं, जिनमें से एक्सियल बोन आपकी हैं 80 में आपके एक्सियल बोन है, और बचा हुआ जो पार्ट है वो अपेंडिकुलर का है, जिसमें कितने आएंगे 126। यानी कि ये अगर हम यहां से हाथ को काट के अलग कर दें, यहां से इस हाथ को काट के अलग कर दें, इस पैर को काट के अलग कर दें, यहां से इस पैर को काट के यहां से अलग कर दें, तो इन दोनों में, दोनों हाथ दोनों पैरों में मिला के बेटा 126 बोन है। और ये खोपड़ी के साथ साथ ये वाला हिस्सा दिख रहा है ना, इसको पकड़िएगा, ये वाला रिबकेज वाला पार्ट, ये बैकबोन वाला पार्ट, और ये टेल वाली बोन, इनको हम पकड़ लें, इतने में कितनी है, इतने में 80 बोन है, ठीक है। हर एक जगह पे बोन के नाम के साथ हमने आपको काउंटिंग बता रखी है कि कहां पे कितनी बोन है, याद रिवाइज के लिए जगह जाके, ठीक है। हम यहां पे राउंड फिगर में ले रहे हैं फिर से। एक्सियल में कौन कौन से, क्रेनियम में कितने 8, फेस पे कितने, फेशियल बोन कहा जाता है 14 बोन, ईयर ऑसिकल कान में कितने बोन बेटा 6 बोन, यानी 3 बोन इस कान में, 3 बोन इस कान में। नाम क्या होगा, इंकस, मैलियस और स्टेपिज क्या सबसे छोटी बोन है, फीमर क्या सबसे लॉन्गेस्ट बोन है, तो ये तो सबसे कॉमन बात होगी जो आपको क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ते आ रहे हैं। फिर है हायोइड क्या है, नंबर में 1 है, जो पीछे जाके क्या करती है, जॉस को होल्ड करती है। उसके बाद क्या है, वर्टिब्रल है, वर्टिब्री 26, ये पीछे बैकबोन वाले जो पार्ट दिख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है, वर्टिब्री, जो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, नंबर में कितने हैं 26 है। अब नाम कैसे रखते हैं इनका, L1, L2, L3, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके, ठीक है। तो यहाँ पे जो बोन का नाम होगा उसके बेसिस पे L1, L2, L3 के नाम से ये डिनोट कर देंगे। डॉक्टर जब बोलता है आपकी L1 बोन में प्रॉब्लम है, टेल बोन में प्रॉब्लम है, तो आपको समझ में नहीं आता है, कहा कि बोन पढ़ा ही नहीं है। जब पढ़ा नहीं तो आपको भाषा समझ में नहीं आती है, एक बार पढ़ लो, भाषा समझ में आएगी डॉक्टर की, डॉक्टर बन गया आधा। स्टर्नम क्या है, स्टर्नम ये चेस्ट बोन, ये जो सामने की तरफ फ्रंट बोन है, थोड़ी सी छोटी सी है, जहां पे सारी रिब्स
आके जुड़ जाती हैं, सारी नहीं जुड़ती, 2-3 छूट जाती हैं नीचे, जिनको फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। तो बाकी जो जुड़ गए हैं उनको क्या बोलते हैं, जिस बोन में जुड़ रहा है उसको स्टर्नम कहा जाता है। रिब्स कितनी है नंबर में 24 है, मतलब हम इनको 12 पेयर भी तो कह सकते हैं। तो 12 पेयर यानी 12 इधर से 12 इधर से निकल के क्या करती है, जुड़ने का ट्राई करती है स्टर्नम में। 8 जुड़ पाती है, 9वीं 10वीं आके 8वीं में जुड़ जाती है, 11वीं 12वीं जुड़ती नहीं है। तो 2 ठो है जो फ्लोटिंग रिब्स के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अगला क्या है अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर का मतलब होता है अपेंडेजेस, ये अपेंडेजेस और वो नीचे वाले दोनों पैर अपेंडेजेस। तो अपेंडेजेस के फॉर्म में कितने हैं 126। सोचो दोनों हाथ दोनों पैर में मिलाते तो 126 बोन्स दिखाई दे रही है। कैसे, अपर एक्सट्रीमिटीज की बात करिए ऊपर वाले में तो 64, कितने 64। लोअर वाले में बात करिए तो कितने 62। तो 2 बोन कहां कम हो गई, बराबर होना चाहिए था ना। कहां पे डिफरेंशिएशन आया है, इसके लिए आपको आना पड़ेगा, कहां आना पड़ेगा, स्टडी क्लिक इंडिया पे आना पड़ेगा, स्टडी क्लिक पे आना पड़ेगा, उनकी नोट्स वाले कॉलम में जाना पड़ेगा और वहां पे जाके क्या करेंगे, ढूंढेंगे। तो नंबर ऑफ बोन्स, एक एक बोन काउंट करा के उन्होंने क्या किया वहां पे रखा हुआ है। आइए लाइक फॉलो शेयर सब्सक्राइब करिए और बोन लेके जाइए अपने साथ। पेक्टोरल गर्डिल में 4, अपर लिम्स में कितने 60, पेल्विक गर्डिल में कितने 2 बेटा और लोअर लिम्स में कितने 60। तो यहां तो बराबर है लेकिन यहां पे समस्या है। तो पेक्टोरल में आपको यहां कैसे मिल जाएगा, यहां पे पेक्टोरल में एक ये वाली स्कैपुला वाली बोन और ये क्लेविकल वाली बोन क्या होगी, जिसको हसियाकार कहते हैं, गर्दन वाली नेक बोन के नाम से, कॉलर बोन के नाम से जानते हैं, ये एक्स्ट्रा हो गया। और यही पार्ट आपको हिप बोन में या पेल्विक बोन में देखने को नहीं मिलती है। तो 2 नंबर क्या हो गया वहां पे कम हो गया, गिन लेना जाके घर पे बैठ के। व्हाट अबाउट द डिसऑर्डर, ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, सवाल यहीं से आ रहे हैं इस बार। ठीक है, नीट में आएगा तो भी यहीं से आएगा, जब आएगा यहीं तो तुम भी यहीं आओगे। डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम्स में सबसे पहली डिजीज का नाम है, डिसऑर्डर का नाम है मिस्थेमिया ग्रेविस। मिस्थेमिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसके अलावा एक और बीमारी है जिसको गाउट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसकी बात करेंगे। मिस्थेमिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो का मतलब क्या है, ऑटो का मतलब अपने आप, इम्यून का मतलब हमारा इम्यून सिस्टम। तो हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही सिस्टम को खराब करना शुरू कर दे, क्या बोलेंगे, ऑटो इम्यून बोलेंगे, मतलब विभीषण है। ऑटो इम्यून की बात कोई बोलो विभीषण है, अपने घर का लंका ही है, अपने घर को धा दिया। ठीक है, लगा दिया लंका। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्ट न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस, जिसके क्या हो जाएगा, जो न्यूरॉन और मसल्स का जंक्शन है उसको क्या बोलेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में आके डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। जब डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा तो आपको थकान लगेगी, कमजोरी आएगी, पैरालिसिस हो जाएगा, किसका, स्केलेटल मसल्स का। तो फिर काम ही नहीं करेगा, ऐसे टाटा बाय बाय लूज होकर टहल लेना टुंडा बन के। ठीक है, नेक्स्ट है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या है, इट इज अबाउट द प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ द स्केलेटल मसल ड्यू टू द जेनेटिक डिसऑर्डर। यहां पे प्रोग्रेसिव डिजनरेशन मतलब प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, लगातार क्षय हो रहा है। डिग्रेशन का मतलब क्या है, डिग्रेडेशन का मतलब है कमी आना, टूटना, फ्रेजाइल होना। तो ये प्रोग्रेसिव डिटीरियोरेशन है या डिजनरेशन है स्केलेटल मसल्स का ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। अगर कोई जेनेटिक बीमारी है तो आपको क्या होगा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होगी। जेनेटिक है भैया तो इनहेरिट होगा, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाएगा ट्रांसफर होकर। ठीक है, अगला है टिटैनी। टिटैनी इज द रैपिड स्पाज्म इन मसल ड्यू टू द लो कैल्शियम इन ब्लड। कहते हैं ना नस खिंच गई, नस चढ़ गई वाली जो कंडीशन आती है, इसको क्या बोलते हैं, रैपिड स्पाज्म बोलते हैं। क्यों होता है ये, जब आपके ब्लड में कैल्शियम की अचानक से कमी हो जाती है या ढेर सारी कमी हो जाती है, तब जरा सा अंगड़ाई लिए नहीं, इसे चढ़ गई, फिर क्या करोगे, फिर आय बप्पा हाय बप्पा पकड़ के चिल्लाते रहोगे, रगड़ते रहोगे, लेकिन कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। धीरे धीरे नॉर्मल होगा और ऐसा लगता है भैया आत्मा निकल जाए, ज़्यादा बेहतर है, आत्मा निकल जाए, लेकिन रैपिड स्पाज्म ना हो, कैल्शियम का कमी जो है डेफिशिएंसी ना हो। तो क्योंकि आप बड़े होने लगते हैं तो आपको पता चलता नहीं कैल्शियम कितना चाहिए कितना कम। छोटे बच्चों में ये कभी नहीं होता, कभी देखा छोटे बच्चों को रैपिड स्पाज्म होते हुए, वो चिल्ला रहे मम्मी नेक्स्ट चढ़ गई हमारी, हम भी रो रहे हैं बैठ के, नहीं, दूध पीते रहते हैं, बाकी जो कैल्शियम वाले पूरे मिनरल्स वाले पार्ट हैं उनके अम्मा अब्बा उनको खिला रहे हैं, उनको नहीं हो रहा है, आप ही को हो रहा है अकेले। आर्थराइटिस, अगला है आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशंस ऑफ द जॉइंट। जॉइंट का इन्फ्लेमेशन जो है जिसको आर्थराइटिस कहते हैं, लॉन्ग टर्म में बना रहेगा तो ये आर्थराइटिस आ जाता है। कुछ समय बाद ठीक हो जाएगा तो अलग बीमारी बन जाएगी। लास्ट है नहीं, नेक्स्ट है गाउट। गाउट में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट, सेम टू सेम आर्थराइटिस जैसा ही है, लेकिन इसमें किसकी वजह से होता है ये, जब आपका यूरिक एसिड क्रिस्टल बना के जॉइंट्स में इकट्ठा हो जाता है तब कहते हैं उसको गाउट। लेकिन आर्थराइटिस वाले केस में कभी भी यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन देखने को नहीं मिलेगा, नहीं पाया जाएगा। एक लास्ट डिजीज डिसऑर्डर के फॉर्म में ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, यानी वृद्धावस्था के साथ साथ होने वाली या एज रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं मसल्स या बोन में, उनको क्या बोलते हैं, उनको ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो मतलब बोन, पोरोसिस का मतलब क्षणभंगुर होना, छेद हो जाना, कमजोर हो जाना। तो डिक्रीज्ड बोन मास, इसमें बोन का मास जो है डिक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज्ड चांस ऑफ फ्रैक्चर, हल्का सा झटका लगा। बुढ़ौती में क्या होता है, चल रहे हैं हल्का झटका लगा, अरे बाबा क्या हो गया, टांगियां टूट गया। तो ये जो क्षणिक बात पे जरा सा झटका लगने पे हड्डियां टूट जा रही हैं और जुड़ नहीं रही हैं, है ना। जब यंग फेज में होते हैं
मसक के हड्डी तोड़ दिया, फिर क्या किया, जोड़ दिया, जुड़ गया, प्लास्टर लगा दिया, जुड़ गया, बढ़िया टनाटन। लेकिन बढ़ोतरी में एक बार टूटा बेटा जोड़ते रहो, दवाई देते रहो, रॉड लगा दो, प्लेट लगा दो, कप लगा दो, खंभा लगा दो, कुछ नहीं होने वाला, नहीं सुधरने वाला, ठीक है। तो ये किसकी वजह से हुआ, क्योंकि बोन का मास क्या था, डिक्रीज हो गया था। तो इंक्रीज चांस ऑफ फ्रैक्चर, फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाएंगे, और इसमें डिक्रीज द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सबसे मजेदार घटने का जिक्र करने जा रहे हैं ज्वाइंट्स के नाम पे। ज्वाइंट्स दो तरीके के होंगे, बोन से बोन जुड़ेगा, बोन से कार्टिलेज जुड़ेगा। कौन जोड़ेगा ये आप हमको बताइएगा। बोन से बोन को जोड़ने वाले को लिगामेंट बोलते हैं या टेंडन बोलते हैं, लिख दिया हमने, क्लास 5 का क्वेश्चन भैया, अब हम बता के अपनी बेइज्जती तो नहीं करवाएंगे। और दूसरा टेंडन, तो बताओ बोन से बोन को लिगामेंट जोड़ता है या टेंडन, बोन टू कार्टिलेज को लिगामेंट जोड़ता है या टेंडन जोड़ता है, बताइएगा। चलो, तो टाइप्स ऑफ बोन के जॉइंट्स के बारे में बात करें तो तीन तरह के जॉइंट्स हैं आपके, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस और साइनोवियल। फाइब्रस में क्या होता है, नो मूवमेंट, कोई नो मूवमेंट अलाउड नहीं करने वाला। कैसे, फ्लैट स्कल बोन, खोपड़ी की जितनी बोन्स है, कहते हैं ना 8 बोन है यहाँ पे आपस में जुड़ जुड़ के, क्रेनियम वाली बोन, क्रेनियम मतलब 8 आठों आपस में क्या है, जुड़ी हुई हैं। क्या उनमें मूवमेंट होता है, हमने अपनी खोपड़ी पकड़ी, आधे से सरकाओ, फोरहेड इधर, आधा इधर, फिर इसको ऊपर नीचे करो, ऐसे हो जाएगा, नहीं होगा ना। अगर नहीं हो रहा मतलब क्या, फिक्स जोन है, फिक्स मूवमेंट है, फिक्स जॉइंट है, मूवमेंट जीरो है, तो नो मूवमेंट वाले क्या बोलेंगे, फाइब्रस, स्कल में पाया जाएगा, खोपड़ी में पाया जाएगा। कार्टिलेजिनस जॉइंट क्या है, कार्टिलेजिनस जॉइंट में क्या होता है, यहाँ पे एडजेसेंट वर्टिब्री, ये जो वर्टिब्रल कॉलम वाला पार्ट था, है ना, ये वाला देखो कहाँ गया वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम क्या होते हैं, हल्का सा बस झुकने में और उठने में लिटिल मूवमेंट शो करते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको हम लोग बोलेंगे, इसको बोला जाता है कि एडजेसेंट वर्टिब्री में लिमिटेड मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो जॉइंट्स का नाम है, तो कार्टिलेजिनस जॉइंट कहां मिलेगा, साइनोवियल जॉइंट कहां मिलता है, फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी, जहां जहां पे दो बोन्स आपस में जुड़ेंगी, तो जहां पे साइनोवियल कैविटी पाई जाएगी उसमें एक फ्लूइड पाया जाता है, साइनोवियल फ्लूइड। जैसे घुटने में क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड होता है। साइनोवियल फ्लूइड, दो बोन आपस में घिसे ना, रगड़ाए ना, गच्चा ना खाए ऐसे, तो क्या होगा, वहां पे फ्लूइड पाया गया, वो क्या करता है, बचाता है उनको रप्चर होने से। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका नाम कंसिडरेबल मूवमेंट। कंसिडरेबल बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने को आपको यहाँ पे मिल सकता है, मिलेगा ही मिलेगा, काहे ऑप्शन दे रहे हैं। फिर नेक्स्ट है क्या, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब यहाँ से टाइप्स ऑफ जॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं कि बॉल एंड सॉकेट कहां मिलेगा, ह्यूमरस के बीच में और पेक्टोरल गर्डल के बीच में। ह्यूमरस कहां है भैया, एक रहा ये ह्यूमरस, और पेक्टोरल गर्डल कहां रहा भैया, ये रहा पेल्विक गर्डल और पेक्टोरल गर्डल। ये आपका ह्यूमरस वाली बोन है, ये रेडियस एल्ना वाली बोन है, और ये कंधे वाली शोल्डर बोन क्या बोल रहे हैं, पेक्टोरल बोल रहे हैं। जब पेल्विक की बात करेंगे तो नीचे आ जाएंगे, ठीक। हिंज जॉइंट कहां मिलता है, नी जॉइंट, घुटना वाला जॉइंट। हिंज का मतलब होता है बेटा कब्जा, कब्जा मतलब दरवाजे में जो कब्जा लगाते हैं ना, उसी कब्जा की बात कर रहे हैं जिसमें सिर्फ एक तरफ मूवमेंट होगा। जैसे एग्जांपल समझिएगा, ये मेरा है हाथ, तो इसमें क्या हिंज जॉइंट है, मैं कह रहा हूं इसमें हिंज जॉइंट है। कैसे है, देखिए इस तरफ इसके नीचे नहीं जाएगा, ये इसके नीचे नहीं मुड़ेगा ये हाथ, लेकिन इस तरफ मुड़ जाएगा। इस तरफ पूरा कंसिडरेबल अमाउंट में मूवमेंट हो रहा है, इस तरफ भी नहीं जा रहा, मोड़ दें तो मसक जाएगा, चला जाएगा। तो हिंज में क्या होता है, कब जैसे दरवाजा एक ही तरफ खुलता है, दूसरी तरफ नहीं खुलता, तोड़ोगे तो खोलोगे तो टूट जाएगा। दूसरा है पाइवोट जॉइंट, एटलस और एक्सिस बोन। एटलस और एक्सिस कहाँ, नेक वाली बोन और स्कल वाली बोन जहां पे जुड़ती है उसको क्या बोलते हैं, पाइवोट जॉइंट बोलते हैं। ऐसे 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 घूम सकता है, ठीक है। तो वहां पे ये वाला देखो, ये खोपड़ी जो जुड़ी है ना, ये यहाँ पे पाइवोट जॉइंट है, ठीक। फिर क्या है, ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट्स बिटवीन द कार्पल्स, कार्पल मतलब ये उंगलियां, ये देखो कौन सा, ये ग्लाइडिंग है, कौन सा मूवमेंट है यहाँ पे, ग्लाइडिंग मूवमेंट है। फिर कह रहा है सेडल जॉइंट है। सेडल जॉइंट कहाँ पे, कार्पल और मेटाकार्पल ऑफ द थंब। तो कार्पल और मेटाकार्पल, ये कार्पल है, ये वाली कार्पल वाली बोन है, ठीक है, ये वाली कार्पल है, ये क्या है मेटाकार्पल, जो छोटे छोटे सेगमेंट में टूट गई हैं। तो कार्पल और मेटाकार्पल वाली बोन्स के बीच में देखो कौन सा जॉइंट्स है, सेडल जॉइंट। ये देखो, तो कौन सा जॉइंट देखने को मिल गया यहाँ पे, सेडल जॉइंट। क्लियर है आज के लिए। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। अगर थैंक यू आपका, अगर आप फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं स्टडी क्लिक इंडिया को, यूट्यूब से लेकर इंस्टाग्राम तक पे, साथ ही साथ में स्टडी क्लिक को आप अपना प्यार दिखा सकते हैं यूट्यूब पे जाकर, ठीक है।